मित्रों, आज की प्रस्तुति में आप सुन रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कहानीकार जैक लंडन की कहानी एक तीली आग। यह उनके विश्व प्रसिद्ध और पसंदीदा उपन्यासों की सीरीज का एक बेहतरीन उपन्यास, जिसका मूल नाम है टू बिल्ड ए फायर। तो आप सुन रहे हैं टू बिल्ड ए फायर, जो एक बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। उसका हिंदी अनुवाद एक तीली आग। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, यह एक लंबी कहानी है, तो एक ही वीडियो में इसे प्रस्तुत करना कठिन है, अतः 2 या 3 भागों में यह प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम भाग आप सुन रहे हैं। वह सुबह ठिठुरन और कोहरे भरी थी। शीत और कोहरा अपने चरम पर था जब उस आदमी ने प्रमुख यूको पगडंडी को छोड़ पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया, जहाँ से बांस के इलाके को जाने वाली कभी कभार उपयोग में लाई जाने वाली पगडंडी के हल्के से चिन्ह थे। वह एक खड़ी और सीधी पहाड़ी थी। ऊपर पहुंच उसने अपनी सांस को सामान्य करने के लिए हाथ घड़ी को देखने का बहाना बनाया। सुबह के 9 बज चुके थे। सूरज का कोई अता पता नहीं था, हल्का सा आभास भी नहीं। जगह के आकाश में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं था। एक साफ सुथरा दिन होने के बावजूद चारों ओर की हर वस्तु ढकी मुदी थी। एक ऐसी घनी चादर जिससे दिन अंधेरे से भरा था, और यह सूरज की अनुपस्थिति के कारण था। इस सच्चाई से आदमी कतई परेशान न था। सूरज की अनुपस्थिति का वह आदी था। उसने पिछले कई दिनों से सूरज को नहीं देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अभी और कई दिन इसी तरह बीतेंगे, जब दक्षिण में सूरज कुछ देर के लिए निकलकर फिर ओझल हो जाएगा। आदमी ने मुड़कर पार किए रास्ते को देखा। करीब 1 मील पीछे 3 फुट बर्फ के नीचे यूको छिपा दबा था। जमी बर्फ के ऊपर कई फुट की हल्की बर्फ की परत पड़ी थी। चारों ओर सफ़ेद शुद्ध बर्फ के फाहे जमी बर्फ को ढके थे। उत्तर और दक्षिण, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा रही थी, सब तरफ सफ़ेदी थी। बस दूर दक्षिण में स्पूस को छोड़कर, जो उत्तर तक आड़े तिरछे होते चले गए थे। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्पूस बर्फीले प्रदेश का एक वृक्ष होता है। पुनः उत्तर और दक्षिण, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा रही थी, सब तरफ सफ़ेदी थी। बस दूर दक्षिण में स्पूस को छोड़कर, जो उत्तर तक आड़े तिरछे होते चले गए थे। वह वास्तव में आदमी द्वारा पार की जा चुकी मुख्य पगडंडी थी, जो दक्षिण में 500 मील दूर चिलकूट घाटी से होते समुद्र तक, और फिर 70 मील उत्तर में डासन, और फिर 1000 मील दूर चुलाटो से होते अंत में 1500 मील दूर बेरिंग समुद्र के तट पर बसे सेंट मिचेल शहर तक जाती थी। बाल सी महीन रहस्यमयी सुदूर तक जाने वाली पगडंडी आकाश से अनुपस्थित सूर्य, भयंकर शीत, एकाकीपन
और अलौकिकता से आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए नहीं कि वह इस सब का आदी था, सच यह था कि वह इस इलाके के लिए अजनबी था। यहाँ की हड्डी जमाने वाली शीत ऋतु का उसको यह प्रथम अनुभव था। उसकी समस्या यह थी कि वह पूर्णतः कल्पना शून्य था। जीवन के दैनिक कार्यों में वह तेज तर्रार था, लेकिन केवल वस्तुओं को लेकर, उनके महत्व को लेकर नहीं। 0 से 50 डिग्री निम्न का अर्थ 80 डिग्री जमी बर्फ होता है। इस सच का उसके लिए मात्र इतना अर्थ था कि कड़कड़ाती ठंड है, कुछ ज़्यादा ही है और परेशान करने वाली है, बस। इसके आगे वह यह नहीं सोच पाता कि तापमान पर निर्भर दुर्बल प्राणी होने के कारण मनुष्य ताप और शीत के हल्के परिवर्तन के बीच ही जीवित रहने में समर्थ है। इसी से जुड़ी मनुष्य की मरणशीलता तथा सृष्टि में मनुष्य के स्थान जैसी बड़ी बातें सोचना उसकी सीमा के बाहर है। 0 से 50 डिग्री नीचे का तात्पर्य बर्फ से रक्त जमने से बचने के लिए मैकोसिन, चमड़े की जैकेट, कंटोपा तथा मोटे कंबल की आवश्यकता होती है। लेकिन 50 डिग्री शून्य का अर्थ उसके लिए मात्र 50 डिग्री शून्य है, बस। तापमान की इस गिरावट से जुड़े जो भी अन्य अर्थ होते हैं, उसके मस्तिष्क में इस विषय में कोई विचार ही नहीं था। जैसे ही आगे बढ़ने के लिए वह मुड़ा, उसने जानबूझकर जोर से थूका। थूकने के बाद जो जोर की आवाज़ हुई, उससे वह चौंक गया। उसने दोबारा थूका और उसने पाया कि बर्फ पर गिरने से पहले हवा में जोर की चटपटाहट फैल गई। 0 से 50 डिग्री नीचे थूकने पर चटपटाहट होती है, वह जानता था, लेकिन यहाँ तो थूक हवा में ही चटपटा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि तापमान 50 डिग्री शून्य से ज़्यादा ही नीचे था, बहुत ज़्यादा। इसका उसे कोई अंदाज नहीं था। तापमान के ऊपर नीचे से उसे कुछ लेना देना न था। उसे हेंडरसन खाड़ी के बाईं ओर पहुंचना था, जहां लड़के राह देख रहे होंगे। वे इंडियन क्रीक खाड़ी से होते हुए गए थे, जबकि वह चक्कर लगाकर जा रहा था, क्योंकि वह काटी हुई लकड़ी के लट्ठों को यूको के झरनों से पहुंचाने की राह की तलाश में निकला था। वह शाम के 6 बजे तक कैंप पहुंच जाएगा। तब तक लड़के वहां पहुंच गए होंगे। वे लकड़ियों को जलाकर रखेंगे तापने के लिए, साथ ही गर्मा गर्म खाना भी उसकी प्रतीक्षा में होगा। दोपहर के लिए भोजन के लिए उसने अपनी जैकेट में से उभरे बंडल को हाथों से थपथपाया। रूमाल से बांधकर उसने पैकेट को शर्ट के नीचे अपनी देह से लगाकर रखा था। ब्रेड को जमने से बचाने का यही एक सुगम रास्ता था। मोटी तली सैंडविचेस को याद कर वह मुस्करा दिया। ऊंचे स्प्रूस वृक्षों के बीच वह चल पड़ा। पगडंडी पर बहुत सारे हल्के निशान थे। पिछली स्लेज बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी से निकलने के बाद 1 फुट बर्फ गिर चुकी थी। वह प्रसन्न था कि उसके पास स्लेज का अतिरिक्त बोझ नहीं था। सच यह था कि उसके पास रूमाल से बंधे भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हालांकि शीत की विकरालता से उसे आश्चर्य हो रहा था। ठंड दरअसल बहुत अधिक है,
यह निष्कर्ष निकालते हुए उसने ठिठुरते हाथों से अपने गालों और जमी नाक को जोर से रगड़ा। वह एक घनी दाढ़ी मूँछों वाला आदमी था, लेकिन उसकी बड़ी दाढ़ी उसके गालों और जमी जा रही लंबी नाम की बर्फीली हवा से रक्षा करने में असमर्थ थी। आदमी के ठीक पीछे एक विशालकाय बड़े बड़े झबरे बालों वाला कुत्ता चल रहा था, जो अपने जंगली भाई भेड़ियों से मिलता जुलता था। कुत्ता भयंकर सर्दी से परेशान था। वह जानता था कि यह यात्रा का समय कतई नहीं था। आदमी की बुद्धि से अधिक उसकी प्राकृतिक वृत्ति विपरीत मौसम के बारे में उसे सचेत कर रही थी। सच यह था कि तापमान 0 से 50 डिग्री के बहुत नीचे था, 60 डिग्री से भी ज़्यादा, बल्कि 70 से भी अधिक। वास्तव में उस समय तापमान 75 डिग्री से नीचे था। सामान्यतः 0 से 32 डिग्री ऊपर पानी जमना प्रारंभ हो जाता है। इसका अर्थ यह था कि 107 डिग्री बर्फ उस समय जम रही थी। कुत्ते को थर्मामीटर के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। संभवतः उसके मस्तिष्क में शीत की गहनता को लेकर मनुष्य की चेतना से कम ज्ञान था, किंतु पशु की अपनी अंतर्निहित इंद्रियां थीं। उसमें इतनी समझ अवश्य थी कि आदमी के पीछे चलने में ही उसकी भलाई है। कुछ देर बाद वह आदमी को प्रश्न भरी नज़रों से देख लेता था कि किसी भी क्षण किसी न किसी कैंप में वह पहुंचेगा और आग जलावेगा। वह इसी उम्मीद में उसके पीछे चल रहा था। कुत्ता आग से मिलने वाली शांतिदायक तपन के बारे में अच्छी तरह जानता था। यदि उसे आग नहीं मिलती है तो वह बर्फ़ के ढेर के नीचे हवा से बचने के लिए दुबक कर रहना पसंद करेगा। कुत्ते की सांस से निकली हवा उसके बालों पर गिरी बर्फ़ के साथ मिलकर जम रही थी। उसके जबड़े, नथुने और उसकी भौहें हवा में मिल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। आदमी की दाढ़ी और मूँछों के लाल बाल ठीक कुत्ते की तरह सफ़ेद थे, हालांकि उसके चेहरे पर कुत्ते की बर्फ़ से ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी, जो हर सांस के साथ बढ़ती जा रही थी। आदमी तंबाकू चबा रहा था। सर्द होठों पर जमी बर्फ़ से तंबाकू की पीक छोड़ते समय उसकी ठोड़ी पर अटक जाती थी। उससे उसकी दाढ़ी और बढ़ती चली जा रही थी। यदि वह गिर पड़ता तो वह कांच के टुकड़ों की तरह उसके अपने आप टूटकर बिखर जाती। उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यह तो देश के हर तंबाकू खाने वाले को भुगतना ही पड़ता है। वह इसके पहले 2 बार ऐसी ठंड में निकल चुका था, लेकिन वह जानता था कि वे यात्राएं इतनी सर्द न थीं जैसी आज की है। उसे पता था कि थर्मामीटर का पारा 60 के आसपास था, जबकि उन यात्राओं के समय 50-55 के आसपास था। वह बर्फीले जंगल में मीलों मील चलता जा रहा था। उसने एक चौड़े निगर के सिरे को पार किया, उसके बाद बर्फ़ के जमे झरने को। वह हेंडरसन की खाड़ी थी। उसे अंदाज था कि अभी उसे 10 मील और चलना है। उसने घड़ी देखी, 10 बजे थे। वह 1 घंटे में 4 मील की रफ्तार से चल रहा था। उसने हिसाब लगाया कि वह 12:30 के आसपास दोराहे पर पहुंच जाएगा। अपनी इस सफलता को लंच खाकर मनाने का उसने निश्चय किया। अपनी दुम को निराशा में दबाए हुए कुत्ता उसके पीछे चलता जा रहा था। उस समय आदमी सोते छोटी नींद के साथ साथ मुड़ रहा था, छोटी नदी के साथ साथ मुड़ रहा था।
पहले निकली स्लेज के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन स्लेज के साथ दौड़ने वालों के पैरों के चिन्हों पर बर्फ़ की कई इंच बर्फ़ जम चुकी थी। वह स्पष्ट था कि उस शांत जनशून्य इलाके में पिछले माह भर में कोई भी नहीं निकला था। आदमी एक सी चाल से चलता जा रहा था। वह सोचने विचारने वालों लोगों में नहीं था और फिर उसके पास सोचने को कुछ था भी नहीं, सिवाय उसके कि वह दोराहे पर लंच लेगा और शाम के 6 बजे तक लड़कों के पास कैंप में होगा। वहाँ कोई बात करने वाला सहयात्री भी न था और यदि होता भी तो होठों पर जमी बर्फ़ के बात करना संभव भी नहीं। अतः वह लगातार तंबाकू चबाए जा रहा था और अपनी भूरी होती दाढ़ी को पीक से थूक थूक कर बढ़ा रहा था। चलते चलते उसके मन में एक विचार बार बार उठ रहा था कि आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। इसके पहले उसने ऐसी ठंड, हड्डी जमाने वाली ठंड को कभी महसूस नहीं किया था। ठंड का विचार आते ही उसने अपनी सर्द जमी पिछली हथेलियों से अपने गालों और नाक को जमने से बचाने के लिए जोर जोर से रगड़ा। वह ऐसा अपने आप बीच बीच में अनजाने ही करता था, कभी एक हाथ से कभी दूसरे हाथ से, लेकिन जैसे ही रगड़ना बंद कर हाथ नीचे करता वैसे ही उसके गाल फिर से सुन्न हो जाते और दूसरे ही क्षण नाक का सिरा सुन्न हो जाता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके गाल जम जाएंगे और यह विचार आते ही उसे पश्चाताप होने लगता कि उसने नाक रक्षक पट्टी की कुछ न कुछ व्यवस्था क्यों नहीं की। वह पट्टी नाक और गाल दोनों को आराम से रक्षा कर लेती, किंतु अब सोचने से लाभ क्या था। आखिर बर्फीले गाल होते क्या हैं? बस इतना ही न कि उनमें रह रहकर दर्द होने लगता है। यह कोई विशेष चिंतनीय न था। हालांकि आदमी का मस्तिष्क विचार शून्य था, फिर भी वह चलते चलते जमी नदी में होते परिवर्तन को देख रहा था। मोड़, गोलाई, बीच बीच में पड़े लकड़ी के लट्ठे, विशेषतर तब वह पैर रखता था। एक मोड़ पर वह घोड़े की तरह बिदका और तेजी से मुड़कर वह अपने पैरों के निशानों को रौंदता पीछे लौटा। वह जिस नदी को जानता था वह तल तक जमी थी। ध्रुवीय शीत में किसी भी नदी में पानी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि पहाड़ी के किनारे किनारे झरनों से बर्फ के छोर पर पानी बहता रहता है। उसे भली भांति पता था कि कैसी भी भयंकर ठंड क्यों न पड़े, ये झरने कभी बंद नहीं होते, ये हमेशा बहते रहते हैं। वह इनसे होने वाले खतरे से भी पूरी तरह परिचित था। ये फंदे हैं। बर्फ़ के नीचे पोखर या गड्ढा हो सकता है, 3 इंच गहरा भी और 3 फीट भी। कभी कभार तो मात्र आधे इंच की बर्फ़ की परत ही रहती है इन पर। कभी कभी तो बर्फ़ के नीचे पानी, फिर बर्फ़ और फिर पानी भरा होता है और आदमी कुछ ही पलों में कमर तक पानी में अपने को पाता है। उसके बिदकने का यही कारण था। उसने पैरों के नीचे टूटती बर्फ़ को टूटते हुए सुन लिया था। भयंकर शीत और तापमान के पैरों के भीगने से उत्पन्न समस्या से वह बखूबी परिचित था। अधिक से अधिक उसे पहुंचने में देरी होगी ना। रुककर आग जलाना ज़्यादा आवश्यक था। आग में अपने मोजे, मैकोसिन जैकेट सुखाना जरूर था। कुछ दूर तक वापस लौट वह रुका। नदी और उसके तट को गौर से देखने के बाद उसने निश्चय किया
कि पानी का बहाव दाहिनी ओर से है। कुछ देर नाक और गालों को रगड़ता वह सोचता रहा कि बाईं ओर मुड़ गया। धीरे धीरे संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। हर कदम रखने के बाद वह होने वाले परिवर्तन को भी देख रहा था। जैसे ही वह खतरे से बाहर हुआ, तंबाकू के नए टुकड़े को उसने दांत से तोड़ मुंह में रखा और अपनी 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर आगे चल दिया। अगले 2 घंटों में उसे कई बार इस प्रकार के जल फंदे मिले। प्रायः इन बर्फ ढके गड्ढों डबरों पर जमी बर्फ की परत पतली हल्की झोल भरी होती है, जो खतरे का संकेत था। एक बार तो वह बाल बाल बचा और अगली बार खतरे की गंभीरता को समझने के लिए कुत्ते को जबरदस्ती आगे चलने को बाध्य किया। हालांकि कुत्ता जाना नहीं चाहता था, वह बार बार पीछे मुड़ रहा था, लेकिन वह आदमी ने उसे बाध्य किया तो सामने के सफ़ेद टुकड़े को पार करने वह तेज़ी से बढ़ा और जैसे ही बर्फ़ टूटी वह बमुश्किल तेज़ी से कूदकर बर्फ़ पर आ गया। उसके अगले 2 पैर भीग गए थे और पैरों पर लगा पानी कुछ ही पलों में बर्फ़ में बदल गया। कुत्ते ने तेज़ी से अपने पैरों और पंजों को जुबान से चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि पंजों में जमी बर्फ़ उसे ज़ोरों से चुभ रही थी। आत्मसुरक्षा की यह एक सहज वृत्ति थी बस। जमी बर्फ़ पंजों में घाव कर देती। हालांकि कुत्ते को इसका ज्ञान न था। उसने तो मात्र अपनी मूल प्रवृत्ति से प्रेरित हो बर्फ़ को जीभ से चाटा था, लेकिन आदमी को इसका ज्ञान न था। आदमी को इसका ज्ञान था, इसलिए उसने अपने दाहिने हाथ का दस्ताना उतारा और कुत्ते के पंजे पर जमी बर्फ़ के कण साफ करने लगा। उसने अपनी उंगलियों को 1 मिनट से अधिक बाहर रखना उचित नहीं समझा, लेकिन इतनी ही देर में शून्य होती उंगलियों पर उसे आश्चर्य हुआ। ठंड वास्तव में बहुत तीखी और तेज थी। हाथ को दस्ताने में जल्दी से डाल छाती पर जोर जोर से हाथ मारने लगा, ताकि हथेली में जमा खून तेजी से दौड़ने लगे। 12 बजे। दिन अपनी पूरी रोशनी के साथ था, फिर भी अपनी शीतकालीन यात्रा में सूरज दूर दक्षिण में क्षितिज को प्रकाशित करने में असमर्थ था। हेंडरसन खाड़ी और उसके बीच धरती का बहुत बड़ा टुकड़ा उनके बीच में था, जहां आदमी भरी दोपहरी में खुले साफ आसमान के नीचे बिना परछाई के चल रहा था। ठीक 12:30 बजे दोराहे पर जब वह पहुंच गया तो आदमी को अपनी स्पीड पर प्रसन्नता हुई। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो 6 बजे तक वह लड़कों के पास निश्चित पहुंच जाएगा। उसने पहले जैकेट और फिर कमीज के बटन खोले और भीतर से अपना लंच पैकेट बाहर निकाल लिया। हालांकि मिनट के चौथाई भाग में उसने यह सब कर लिया, लेकिन इन 15 सेकंड में ही उसकी खुली उंगलियां ठिठुर गईं। दस्ताना न पहनकर उंगलियों को पैर पर जोर जोर से खून के बहाव को बनाए रखने के लिए मारने लगा। वहीं पड़े बर्फ जमे लकड़ी के लट्ठे पर वह खाना खाने बैठ गया। पैर पर हाथ मारने से उठा दर्द इतनी जल्दी समाप्त हो गया, उसे आश्चर्य होने लगा। खाने का उसे समय ही नहीं मिल पाया। उसने एक हथेली को जल्दी से दस्ताने में डाला और दूसरे हाथ को खाने के लिए खुला छोड़ दिया। जब उसने खाने की कोशिश की तो बर्फ़ के जमे होठ और मुंह ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। आग जलाकर बर्फ़ पिघलाने की उसे याद ही नहीं रही। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। हंसते हुए ही ठंड से सुन्न होती उंगलियों पर उसका ध्यान गया। साथ ही बैठते समय उसके पैरों की उंगलियों में जो दर्द शुरू हुआ था धीरे धीरे कम हो रहा था। उसके पंजे सुन्न हैं या गर्म, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने उन्हें मैकोसिन से ढक लिया, यह सोचते हुए कि वो वास्तव में सुन्न है। मित्रों, यहाँ हम एक विराम लेते हैं।
दूसरा भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।